हेलो 10th क्लास। आज हम हिंदी का गद्य खंड शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब जो प्रेमचंद जी ने लिखी हुई है। पाठ का सार मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसके बाद दूसरी वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने बड़े भाई के बारे में बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 क्लास ही आगे थे, यानी 3 कक्षा आगे थे। लेखक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनकी बुनियाद मजबूत हो। बुनियाद यानी कि बेसिक उनकी जो नॉलेज है वो मजबूत हो। इसीलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते थे, यानी कि एक ही क्लास में 2-3 साल पढ़ते थे। उनके बड़े भाई कक्षा पास नहीं कर पाते थे। लेखक की उम्र 9 साल थी। एज याद रखेंगे। लेखक यानी प्रेमचंद 9 साल के हैं और उनके बड़े भाई 14 साल के हैं। वे लेखक की पूरी निगरानी रखते थे, जो कि उनका जन्म सिद्ध अधिकार था, क्योंकि वो बड़े भाई हैं और बड़े भाई का अधिकार होता है कि वो अपने छोटे भाई बहनों पे पूरी तरीके से निगरानी रखे, उनको जब वो गलत जा रहे हो उनको गाइडेंस है। ठीक है, बड़े भाई स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, मतलब पढ़ना उन्हें अच्छा लगता था। हमेशा किताबें खोले बैठे रहते, समय काटने के लिए कभी कॉपियों और किताबों के हाशियों पर, यानी कि जो मार्जिन लाइन हम साइड में खींचते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हाशिया, पर चित्र बनाया करते थे। कभी घोड़े बिल्ली की कुछ ऐसी ड्राइंग, जानवरों की ड्राइंग बनाया करते थे। एक चीज को बार बार लिखते एक चीज को बार बार लिखते। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, यानी प्रेमचंद जी का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। अवसर पाते ही वे हॉस्टल से छलांग मारकर मैदान में खेलने आ जाते, यानी जैसे ही मौका मिलता हॉस्टल से भाग के मैदान में आ जाते थे। खेल कूद कर जब वो वापस आते तो उन्हें बड़े भाई साहब के रौद्र रूप के दर्शन होते। रौद्र यानी बिल्कुल गुस्सैल रूप, क्योंकि बड़े भाई अब गुस्से में बैठे हैं कि अब ये खेल कूद के आया तो मैं इसको डांट सुनाऊंगा। उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है। मुहावरा है ये, जिसका अर्थ है अत्यधिक परिश्रम करना, खून जलाना पड़ता है, कठिन प्रयास करना या कष्ट उठाना। ठीक है, तब जाकर यह समझ में आती है। अगर तुम्हें इसी तरह खेल कर अपना समय गंवाना है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। इस तरह यहाँ रहकर दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मतलब दादाजी जो इतनी मेहनत करके गाढ़ी कमाई, यानी बहुत मेहनत से कमाया हुआ धन से आपकी फीस भरकर आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, इससे तो अच्छा है कि तुम घर जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। उनकी मेहनत की जो कमाई है वो क्यों ऐसे बर्बाद करते हो? ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगते और उन्हें लगता कि पढ़ाई का काम उनके बस की नहीं है। ठीक है, परंतु 2-3 घंटे में जब मन शांत होता तब हिम्मत करते कि अब से मैं अच्छे से पढ़ूंगा। होता है ना, जब बहुत गुस्से में होते हैं हम, तब हमें लगता है कि नहीं, ये काम तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, हम नहीं करेंगे ये काम। लेकिन जैसे ही मन शांत होता तो वो अपने आप को समझाते कि नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा, टाइम टेबल बनाऊंगा और पढ़ाई शुरू करूंगा। ठीक है, कठिन अब देखो, अब से मैं अच्छे से पढ़ूंगा और कठिन टाइम टेबल बना लेते, जिसका पालन वो नहीं कर पाते। अब टाइम टेबल जब भी बनाते हैं ना, तो टाइम टेबल हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसमें आपको आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम मिले, एक्सरसाइज के लिए भी टाइम मिले, थोड़ा घूमने का भी टाइम मिले। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लिया, जिसका वो खुद ही पालन नहीं कर पाए, फॉलो नहीं कर पाए। खेल कूद के मैदान उन्हें बाहर बुलाते। जब भी वो बाहर मैदान की तरफ देखते तो उन्हें क्या लगता था कि ये मैदान मुझे बुला रहे हैं कि आओ तुम बाहर खेलते हैं। इतने फटकार के बाद भी वो खेल में शामिल होते। इतनी फटकार यानी इतनी डांट खाने के बाद भी प्रेमचंद जी खेल में जाते ही थे, खेलने के लिए। अब सालाना परीक्षा में, यानी कि जो एनुअल एग्जाम होता है, उसमें बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए, यानी प्रेमचंद जी फर्स्ट आए हैं और बड़े भाई साहब जो पूरे दिन किताबों में ही घुसे रहते थे वो फेल हो गए। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। अब जहाँ पहले 3 क्लास का डिफरेंस था, अब सिर्फ 2 क्लास का डिफरेंस रह गया। लेखक के मन में आया कि वह बड़े भाई साहब को आड़े हाथों ले। आड़े हाथों लेना यानी शक सख्ती से पेश आना। देखो, अब बड़े भाई साहब इनको हमेशा लेक्चर सुनाए जा रहे हैं कि तू पढ़ता क्यों नहीं है, तू खेलने में टाइम वेस्ट करता है,
तुझे नहीं पढ़ना है तो तू घर चला जा, क्यों दादा के पैसे बर्बाद कर रहा है, ये वो। लेकिन वो खुद फेल हो गया और छोटा भाई जो खेलों में लगा हुआ है वो फर्स्ट आ गया। तो अब इनका तो मन हुआ कि मैं बताऊं इनको, बड़े भाई को सुनाऊं, ये मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे थे। लेकिन परंतु उन्हें दुखी देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया, क्योंकि भाई दुखी है तो लेखक ने कहा, यानी प्रेमचंद ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और वापस वो अपने खेल कूद में व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई का लेखक पर ज्यादा दबाव नहीं था, क्योंकि अब वो किस मुंह से बोलते ना कि तू इतना क्यों खेल रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि वो खुद तो फेल हो गए थे। तो अब जो उनका दबाव था और जो अधिकार था वो थोड़ा कम हो गया था। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेल में बर्बाद करके लौटे। तब भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा, अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं टिक पाया। ठीक है। अब क्या हुआ, एक बार जब प्रेमचंद जी बाहर अच्छे से तसल्ली से खेल के आए, पूरा सुबह का टाइम बर्बाद करके, फिर बड़े भाई साहब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने सुनाना शुरू किया कि अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम अव्वल आ गए, यानी कि तुम फर्स्ट आ गए, तो ये घमंड चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर, तो ये जान लो कि घमंड तो अच्छे अच्छों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है, मतलब तुम क्या चीज हो। अनेकों उदाहरण देकर उन्होंने लेखक को चेताया, मतलब चेतावनी दी कि बड़े भाई ने कक्षा की अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि यह सब विषय बड़े कठिन है। लेखक को उन्होंने समय की बर्बादी ना करने की और मन लगाकर पढ़ाई करने की नसीहत दी। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो लेखक को और बहुत कुछ सुनना पड़ता, यानी स्कूल का टाइम हो गया था। उन्होंने डराने की कोशिश करी कि तुम अगली क्लास में जाओगे तो वहाँ पे अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, इतिहास में इतने सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, डेट्स याद रखने पड़ेंगे। ऐसे करके उन्होंने अपनी टिप्पणी दी और प्रेमचंद जी को समझाया कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा, तो तुम अभी से पढ़ाई में मन लगाओ, समय को ऐसे व्यर्थ ना करो। लेकिन अब क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया था, इसीलिए बच गए प्रेमचंद जी, वरना उन्हें और भी ज्यादा कुछ सुनना पड़ता। ठीक है, वरना थोड़ा और लंबा चलता लेक्चर। उस दिन लेखक को भोजन कुछ कम स्वाद सा लगा। अब इतनी सारी डांट खाई थी तो खाने में टेस्ट ही नहीं आ रहा था उनको। इतना सुनने के बाद भी लेखक की अरुचि पढ़ाई में बनी रही। इतना सारा सुनने के बाद भी जो अरुचि, यानी डिसइंटरेस्ट है किताबों के प्रति, कि मुझे नहीं पढ़ना, वो प्रेमचंद जी की बनी ही रही। वो तब भी किताबों को पढ़ने नहीं बैठे और खेल कूद में शामिल होते रहे। फिर से एनुअल एग्जाम हुआ और बड़े भाई साहब फेल हो गए। अब वापस से एग्जाम हुआ और वापस से बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गए। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था और लेखक ने ज्यादा नहीं। देखो, ऐसा होता है कई बार, कुछ लोग ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता, कुछ लोग कम मेहनत करते हैं और उनका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। तो प्रेमचंद जी उन्हीं में से थे जो कम पढ़ के भी अपना रिजल्ट अच्छा ले आते थे। जब नतीजा यानी कि रिजल्ट आया, सुनाया गया, तो वह रो पड़े और उनके साथ लेखक भी रोने लगे। अब लेखक यानी कि प्रेमचंद जी देख तो रहे थे ना कि उनके बड़े भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो दोबारा फेल हो गए। तो जब बड़े भाई रोने लगे अपना रिजल्ट देख के, तो छोटे भाई को भी यानी प्रेमचंद जी को भी रोना आ गया। पास होने की खुशी थोड़ी कम हो गई। अब बड़ा भाई दूसरी बार फेल हुआ था, तो जो इनकी खुशी थी प्रेमचंद जी की, वो थोड़ी कम हो गई। अब उनके बीच केवल एक दर्जे का अंतर था, यानी सिर्फ एक क्लास का डिफरेंस रह गया था। लेखक को लगा यह उनके उपदेशों का ही असर है कि उन्हें वे दनादन पास हो जाते हैं। लेखक को लगा, यानी प्रेमचंद को लगा कि भैया मुझे इतना डांटते हैं, इतना सारी ज्ञान वाली बातें बताते हैं, तो शायद इसीलिए मैं दनादन पास होते जा रहा हूँ। अब भाई साहब नरम पड़ गए, भाई साहब अब और भी ज्यादा नरम पड़ गए। अब पहले भी वो थोड़ा बहुत जो डांट देते थे, अब वो भी नहीं डांटते। अब उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया। अब लेखक ने मन में यह धारणा बन गई कि वह पढ़े या ना पढ़े, पास तो हो ही जाएगा। एक दिन संध्या के समय यानी शाम के समय लेखक हॉस्टल से दूर कनकौवे यानी कि पतंग पतंग लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे। तभी उनकी मुठभेड़ यानी कि टक्कर हो गई। मुठभेड़ बड़े भाई से हो गई। वे लेखक का हाथ पकड़ उन्होंने लेखक का हाथ पकड़ लिया, यानी कि प्रेमचंद का हाथ पकड़ लिया, और गुस्सा होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो, मतलब 8th क्लास में आ गए और तुम अभी भी यही काम कर रहे हो, यानी पतंग लूट रहे हो। एक जमाने में 8वीं पास कर नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मतलब एक जमाना था जब अगर तुम 8th पास हो तो तुम तहसीलदार बन जाते थे।
कई लीडर, समाचार पत्रों के संपादक भी 8वीं पास ही है। मतलब 8वीं एक वो क्लास है जिसको पास करने के बाद आप तहसीलदार, लीडर, संपादक बन जाते हो। परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। क्यों नहीं देते हो? क्योंकि तुम पतंगे उड़ा रहे हो, पतंगे लूट रहे हो। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस तुमसे ज़्यादा रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी, क्योंकि बड़े भाई हैं वो, चाहे वो फेल हो जाएँ, फिर भी उन्होंने जीवन छोटे भाई से थोड़ा तो ज़्यादा ही देखा है ना? तो वो हमेशा इस बात का अधिकार रखते हैं कि वो कभी भी छोटे भाई को समझा सकें कुछ। उन्होंने लेखक को अम्मा, दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाएं, परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। वे बीमारी से लेकर घर के कामकाज तक में हमारे से ज़्यादा अनुभव रखते हैं। इन बातों को सुनकर लेखक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी लघुता यानी कि मैं अभी छोटा हूँ, मैं कम हूँ, भाई बड़े भाई से कम ही हूँ। भले मैं क्लासेस पास करते जा रहा हूँ, कक्षा उत्तीर्ण होता जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा अनुभव बड़े भाई साहब से कम ही रहेगा। तो उन्होंने अपनी कमी का, अपनी लघुता का अनुभव किया। इतने में ही एक कनकौवा उन लोगों के ऊपर से गुजरा। मतलब एक पतंग उन दोनों भाई जब वो बात कर रहे थे तब उनके ऊपर से गुजरा। क्योंकि बड़े भाई साहब लंबे थे इसलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे। लेखक उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। ठीक है, ये हो गया आपके चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराती हूँ। तब तक आप वीडियोस देखते रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द बेस्ट एवरीवन।